हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है, हम एमपीपीएससी और अन्य सभी एग्ज़ामों के रिलेटेड एक ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर फ्री सभी सब्जेक्ट की यूट्यूब सीरीज चला रहे हैं। इसमें आप सभी इससे जुड़ सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इस ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सभी तक शेयर करें, आप खुद सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखें ताकि आप नॉलेज गेन पर कर पाए और किसी से तर्कशील होकर बात कर पाएँ। चलिए, मैं आपको ज्योग्राफी ले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हमारे कुछ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। देरी न करते हुए हम जो चैप्टर चल रहा था एग्रीकल्चर वाला, उसमें कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। ये एमपीपीएससी का नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी एक मुख्य चैप्टर है। चलिए, हम शुरुआत करेंगे आज हरित क्रांति की। किसकी? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की शुरुआत करने से पहले कुछ इसकी सामान्य उदाहरण जान लेते हैं। भारत में आप सभी विश्व में आप सभी पढ़ते हो, हरित क्रांति के जनक किसको कहा गया है, ठीक है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी पढ़ते हो। हरित क्रांति के जनक हम नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? इन्होंने विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत करी थी। और कहाँ से करी थी आप सभी पढ़ते हो, इनको कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इन्होंने कहाँ से शुरुआत करी थी। तो इन्होंने करी थी 1930 के दशक में मैक्सिको से। कहाँ से? मेक्सिको से हरित क्रांति की शुरुआत करी थी। जैसी कंडीशन भारत की 1960 के दशक में थी, वैसी ही कंडीशन 1930 के दशक में किसकी थी? आपके मेक्सिको की थी, ठीक है। और उसी मेक्सिको को भुखमरी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, एक अमेरिका का रॉकफेलर फाउंडेशन था, उसके सहयोग से इन्होंने वहाँ पर किसकी शुरुआत करी थी? हरित क्रांति की शुरुआत करी थी। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं, ठीक है। और इसको मुख्यतः गेहूं क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो मेक्सिको में शुरुआत की गई थी, ठीक है। मेक्सिको में जो शुरुआत की गई थी, वो हरित क्रांति का कौन सा चरण था या कौन सा रूप था? हम कह सकते हैं गेहूं का रूप था। वहाँ पर गेहूं की फसल पर जोर दिया गया था, इसलिए उसी को गेहूं क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन ऐसी ही कंडीशन जब मेक्सिको में बनी 1930 के दशक में, तो हम 1947 में आज़ाद होते हैं और भारत के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां आती है, ठीक है। जिसमें आप पढ़ते हो, आपके जो बड़े एग्रीकल्चर के क्षेत्र थे, विभाजन के कारण आपके दूसरे देशों में चले जाते हैं। फिर शरणार्थी समस्या रहती है आपके यहाँ पे, और आपके यहाँ पर गरीबी, भूखमरी जैसी और भी बड़ी भयंकर समस्याएं रहती है। और जब इन सभी समस्याओं से निपटने की बात होती है, तो हम 1960 के दशक में अर्थात 1966 में बढ़ते हैं किसकी ओर? हरित क्रांति की ओर। और उस समय आपके किसके नेतृत्व में बढ़ते हैं? तो आपके कृषि मंत्री थे सुब्रमण्यम। वो कृषि मंत्री आपके चुनते हैं किसको? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। और ये भारत में शुरुआत करते हैं किसकी? इसी हरित क्रांति की। इसलिए भारत में हरित क्रांति का जनक हम किसको कहते हैं? इन्हीं एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने सबसे पहले काम किया, ये गए मेक्सिको, मिले किससे? नॉर्मन बोरलॉग से। और उन्होंने बोला कि हाँ, आपके यहाँ जो गेहूं की वैरायटी है, वो वैरायटी हमें चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ विकराल समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है, उनसे हमें निजात पाना है। तो नॉर्मन बोरलॉग ने इनको कुछ गेहूं की वैरायटी दी, जिसको आप पढ़ते हो पूसा वैसे तो वहाँ की जो गेहूं की वैरायटी थी वो लरमा के नाम से फेमस थी। वो जैसे ही भारत में उपयोग की जाती है तो उसका नाम हो जाता है पूसा लरमा, ठीक है। तो वो लरमा वैरायटी गेहूं की वहाँ से लेके आए थे। आपके एग्जाम में पूछा गया कौन सी वैरायटी लेके आए थे? लरमा वैरायटी लेके आए थे, ठीक है। और भारत में उसका एक और संस्करण बनाया गया भारत के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उसको कहा गया पूसा लरमा। वो पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में बनाया गया था दिल्ली में, इसलिए उसका नाम पूसा लरमा बन गया, ठीक है। तो हमने गेहूं की किस्म जो मंगाई थी मेक्सिको से, पूसा लरमा मंगाई। लेकिन भारत में खास बात थी कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल हम पढ़ते हैं चावल है, लेकिन अब गेहूं लाओगे तो चावल भी तो चाहिए। तो चावल की भी क्रांति शुरुआत हो चुकी थी। कहाँ पर? फिलीपींस में। हम पढ़ते हैं फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही आपके चावल अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। उसी मनीला से आपके इंटरनेशनल राइस की कुछ वेराइटी लाई गई, जिसमें IR के नाम से कुछ वेराइटियाँ फेमस है। आर आई आर 8,
ठीक है, RIR20 जैसी कुछ वेराइटियाँ। तो गेहूं की वैरायटी हम मेक्सिको से लेके आए और चावल की वैरायटी हम फिलीपींस की राजधानी कहाँ से लेके आए, मनीला से लेके आए। और भारत में 1960 में आपके MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत करी। और जिस भारत के बारे में पेदोक ब्रदर्स बोल चुके थे कि 1975 तक भारत पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर माल्थस का सिद्धांत लागू हो जाएगा, अर्थात भारत की बड़ी संख्या भूखमरी और गरीबी के कारण ही क्या हो जाएगी, मर जाएगी। लेकिन हमने उसके थ्योरी को क्या साबित कर दिया, गलत साबित कर दिया। और भारत न केवल अपने आप में कृषि में आत्मनिर्भर बन पाया, बल्कि आज विश्व में हम आप देखोगे तो बड़े एक्सपोर्टर के रूप में भी उभरे हैं। हाल ही में UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था, हम विश्व में सर्वाधिक चावल का भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न देशों के साथ हम लोगों स्पेशल समझौते कर रहे हैं, किसी को हम गेहूं बेचते हैं, किसी को चावल बेचते हैं, किसी को अन्य प्रकार की फसलें जैसे आलू प्याज जैसी फसलें बेचते हैं। तो ये आपके हरित क्रांति की सामान्य अवधारणा मैंने बताई है, अच्छे से याद रखना। नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन, और ये कुछ शुरुआत होती है। अब हरित क्रांति में हम क्या क्या करते हैं वो पूछा गया एग्जाम में। तो हरित क्रांति में क्या क्या करते हैं उससे पहले हम चरण भी पढ़ लेते। देखो हम किसकी शुरुआत करते हैं हरित क्रांति में, तो सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पढ़ेंगे इसमें, और चरण पढ़ेंगे। चरण क्यों पढ़ेंगे कि भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो हम खाद्यान्न संकट से जूझ रहे थे, और खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए मुख्यतः अनाज वाली फसलों पर फोकस किया गया। और अनाज वाली में भी किस पर फोकस किया गया, आपके मुख्य रूप से गेहूं और चावल, क्योंकि यही मुख्य खाद्यान्न फसलें थी। और आप देखोगे हम 1960 के दशक में शुरुआत करते हैं 66 में, और 1980 के दशक 1987 तक आते आते हम एक बड़े जो जितना उत्पादन होता था भारत में कृषि का या खाद्यान्न का, उससे दुगना से ज़्यादा उत्पादन करने लगते हैं। ठीक है, ये खास बात रहती है हमारी। और आप देखोगे जो ये प्रथम चरण था ये 1987 तक चलता है, और फिर हम द्वितीय चरण की शुरुआत करते हैं। अब प्रथम चरण में हम क्या क्या शुरुआत करते हैं यही आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखोगे हम किस शुरुआत करते हैं आपके, तो आप यहाँ से देखोगे हरित क्रांति की विशेषताओं में, तो सबसे पहले हम फिलीपींस और मेक्सिको क्यों जाते हैं, वहाँ से लाते हैं हम उच्च गुणवत्ता और अधिक उपज देने वाले संकर बीज। आपके भारत में जो परंपरागत बीज थे उनका उत्पादन बहुत कम था, आप बहुत ज़्यादा बीज खेत में डालते थे, कंपैरिजन में बहुत कम ही उत्पादन होता था। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही संकर बीजों को लेके आए, आपके कम बीज डालने लगे जमीन में, और उससे उत्पादन क्या होने लगा, ज़्यादा होने लगा। तो ये ध्यान रखना है, संकर बीजों का प्रयोग किया हम लोगों ने, जो उच्च गुणवत्ता वाले भी थे और अधिक उपज देने वाले भी थे। यही कारण था कि हमारी जो खाद्य की जो आवश्यकता हुई वो पूर्ति हुई, और हम एक खाद्य संकट से बाहर भी आए, और बाहर आने के बाद विश्व की आपके मदद करने में भी संभव हो पाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो उच्च गुणवत्ता और अधिक उपज देने वाले संकर बीजों का प्रयोग किया गया था आपके हरित क्रांति में। फिर आपके रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया है। ठीक है, इससे पहले भारत के जो किसान परंपरागत उर्वरक और आपके कीटनाशक का उपयोग करते थे या नहीं करते थे, इसलिए बहुत सारी फसलें जो होती थी, कोई महामारी आती थी फसलों में तो सारी की सारी फसलें नष्ट हो जाती थी। अब संकर बीज के साथ साथ हमने क्या भी किया, रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का भी उपयोग किया, और इनके उपयोग से फसल सुरक्षित रही वर्ष भर, और उसने बहुत ज़्यादा उत्पादन भी दिया। फिर आप देखोगे पहले जो किसान थे उनके पास सिंचाई के लिए कुछ भी विशेष व्यवस्था नहीं थी। आपके इस हरित क्रांति में किसकी भी शुरुआत हुई, नियंत्रित और वैज्ञानिक सिंचाई की शुरुआत हुई, कि आपके गेहूं की फसल को कितने पानी की ज़रूरत होती है, चावल की फसल में कितने पानी की ज़रूरत होती है, उसके अनुसार उसको सिंचित करना और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना, ये रहा। फिर आप देखोगे आधुनिक कृषि उपकरणों की उपयोग बढ़ा। जैसे पहले किसान आपके फसल उत्पादित तो कर लेते थे जो कुछ, लेकिन बहुत सारी फसल आपके जो किसान के पास रखने की जगह नहीं होती थी तो खेत में ही खराब हो जाती थी, या कुछ रखने की जगह होती थी तो रखने पर बहुत दिनों तक पड़े पड़े खराब हो जाती, या बारिश हो जाती थी खराब हो जाती थी। तो हमने कृषि उपकरणों पर भी बल दिया, जिसमें ट्रैक्टर, थ्रेसर,
कल्टीवेटर जैसे उपकरणों को उपयोग में लाया गया और इससे आपके कृषि उत्पादन में अशेष वृद्धि हुई, ध्यान रखना है। और मृदा परीक्षण के माध्यम से कृषि की जाने लगी। पहले मृदा की भी कुछ जानकारी नहीं थी, कौन सी मृदा में कौन सी फसल बोई जानी चाहिए, लेकिन बाद में मृदा का परीक्षण किया गया कि किस क्षेत्र में आपके कौन सी फसल बोई जाएगी या किस मृदा में कौन सी फसल बोई जाएगी और उत्पादन क्या हो सकेगा। तो ये सब कृषि की विशेषता रही है आपके हरित क्रांति की, जो 1960 के दशक में शुरू होती है। एम एस स्वामीनाथन इसके जनक बनते हैं भारत में, ध्यान रखना। और ये सारी विशेषता आप मेंस में भी लिख सकते हो, यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर ये तो ध्यान रखना है, ये कुछ हमने विशेषताएं पढ़ ली है। हम ये द्वितीय हरित क्रांति थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इससे पहले हम प्रथम हरित क्रांति के प्रभाव पढ़ेंगे। क्यों? इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप भी इसका द्वितीय चरण पढ़ेंगे, ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति नहीं है, द्वितीय चरण, फिर द्वितीय हरित क्रांति और बाद में आएगी आपके, ठीक है। तो ये देखना है आपको। तो द्वितीय आपके देखते हैं हम हरित क्रांति का प्रभाव क्या रहा भारत में, ठीक है। तो हरित क्रांति के दो प्रभाव रहे, एक तो लाभ हुआ मतलब सकारात्मक प्रभाव, और एक इससे दोष या समस्याएं उत्पन्न हुई जिसको हम किस रूप में पढ़ते हैं, नकारात्मक प्रभाव के रूप में पढ़ते हैं। यह सीधे का सीधे मेंस का भी क्वेश्चन है और प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन फैक्ट के आपके पॉइंट के रूप में पूछा जा सकता है, कौन सा प्रभाव सकारात्मक था, कौन सा नकारात्मक। तो हम सबसे पहले सकारात्मक पक्षों की चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या प्रभाव रहा। तो कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। मैंने बोला हम जब शुरुआत करी थी इसकी, ठीक है, तब हम जो उत्पादन करते थे वो आपके लगभग 50 से 60 मिलियन मीट्रिक टन था, ठीक है। और यही 1990 के दशक तक कहाँ तक चला जाता है आपके, ये 200 क्रॉस कर जाता है, ठीक है, लगभग 200 मीट्रिक टन के आसपास चला जाता है। और यही 2023-24 तक आते आते 400 मिलियन मीट्रिक टन पार कर चुका है। सोच सकते हो कहाँ हम 50-60 मिलियन मीट्रिक टन के पास थे, हमारे यहाँ कुल खाद्यान्न उत्पादन इतना ही होता था। और आज देखो हम कहाँ चले गए 2024 में। ये शुरुआत 1966 के साथ देखो आप क्या उत्पादन था और कहाँ तक पहुँचे हम। तो देखो कृषि उत्पादन में क्या हुई, अशेष वृद्धि हुई, अधिशेष उत्पादन हुआ, भारी वृद्धि हुई। और यही कारण है कि हम जो भूखमरी, गरीबी, ठीक है, और आयात पर निर्भर थे। अमेरिका से हम खराब गेहूं आयात करते थे, ठीक है, समझौता भी बताया था मैंने PL 480 के तहत। वो सबसे हम आगे बढ़ते हुए आज ऐसे देशों को हम खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं जो कभी कभी हमको खाद्यान्न भेजा करते थे, ध्यान रख लेना, ठीक है। और आज हम विश्व में न तो केवल आत्मनिर्भर हुए हैं खाद्यान्न में, बल्कि आज हम बड़े एक्सपोर्टर के रूप में भी उभरे हैं। आप देखोगे कोविड-19 महामारी जब भारत में आती है तो हम खाद्य सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से सचेत हो जाते हैं और भारत के सभी क्षेत्र कोविड-19 में नेगेटिव में चले जाते हैं। लेकिन एक ही क्षेत्र आपकी लाज रखता है भारत की, वो कौन सा क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र होता है। और ये किसके कारण हो पाया, इसी हरित क्रांति के कारण हो पाया, ठीक है। तो ध्यान रखना है। फिर आप अगला क्या पढ़ोगे, सकारात्मक प्रभाव। तो इसकी आर्थिक दशा में क्या हुआ, किसानों की बहुत सुधार आया, ठीक है। जो हरित क्रांति के क्षेत्र थे मुख्य रूप से, वहाँ पर देखो गया तो आर्थिक दशा किसानों की क्या है, सुधरी। आपके किसानों जो थे पहले मुख्य रूप से कृषि पर तो निर्भर थे, अर्धनग्न रहते थे। आप देखोगे गांधी जी जब आंदोलन की शुरुआत करते हैं भारत में स्वाधीनता संबंधित, तो वो सबसे पहले अपने जो वकील संबंधित जो वस्त्र है वो त्यागते हैं और एक खादी का कपड़ा टांग लेते हैं। क्यों टांग लेते हैं वो, क्योंकि ये भारत का उस समय की स्थिति थी। भारत में किसानों के पास पर्याप्त कपड़े नहीं होते थे, एक धोती के सहारे किसान 10-10 साल निकाल देता था, ठीक है। लेकिन इसी हरित क्रांति ने किसानों की आय में वृद्धि की तो उनकी आर्थिक दशा में भी सुधार आया। और जो किसान बिल्कुल आपके गरीब हो चुके थे, है ना, वो किसान वापस अपने आप खड़े होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो किसानों की आर्थिक दशा में भी सुधार। फिर खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, मैंने अभी बता दिया है, भारी उत्पादन हुआ और हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन पाए। और अभी तो हम क्या बन गए हैं, निर्यातक भी बन गए हैं, ठीक है। हम विश्व में सर्वाधिक चावल का निर्यात कर रहे हैं। कभी थाईलैंड प्रथम स्थान पर हुआ करता था, आज भारत सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात कर रहा है। और किसको निर्यात कर रहा है, आप देखोगे हमने चावल चाइना को तक निर्यात किए हैं, ठीक है, जो विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादक देश है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर उपभोग ज़्यादा है, तो ध्यान रखना है। तो हम खाद्यान्न में क्या हुए, आत्मनिर्भर तो हुए ही हुए और उसका भी क्या
निर्यातक के रूप में भी उभरे। फिर आप लाभ का कृषि में पुनर्निवेश, आपके पंजाब यूनिवर्सिटी है, आपने सुना होगा, पंजाब विश्वविद्यालय ने एक रिसर्च में पाया कि जो किसान आर्थिक दशा से संपन्न हुए थे उन किसानों ने अपने जो कृषि लागत से, कृषि से जो आय इनकम हुई उसका 50% वापिस किस में लगा दिया, खेतों में लगा दिया। ठीक है, खेतों की अच्छी जुताई, खेतों में अच्छे उर्वरक, खेतों में अच्छी सभी कंडीशन को अकॉर्डिंग लाना, मिट्टी का परीक्षण, ये सब करने में अपने किसानों ने अपनी पूंजी कहाँ निवेश की, वापिस कृषि में। और जब आप किसी चीज़ को निवेश करते हो तो उससे क्या होता है, आय भी ज़्यादा होती है। तो जितना निवेश किया उतनी आय बढ़ती गई किसानों की। तो यहाँ लाभ का कृषि में पुनर्निवेश, ये भी एक प्रमुख सकारात्मक परिणाम हुआ। फिर आप पढ़ते हो कृषि आधारित उद्योगों का विकास। ठीक है, जो भारत में कृषि आधारित उद्योग अंग्रेजों के आने के बाद समाप्त हो चुके थे, वो एक बार फिर से खड़े हुए, जिसमें आप पढ़ते हो चीनी मिल उद्योग, आटा उद्योग, दाल उद्योग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उद्योग जो पूरी तरह नष्ट हो गए थे वो वापिस आपके उभर कर आए। और इनके अगले वाले क्रम में नया उद्योग उभर कर आया, खाद्य प्रसंस्करण, जो भी वर्तमान में और ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, तो यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चीनी, आटा, दाल उद्योग, ये सब वापिस उभर कर आए, किसके कारण, इसी हरित क्रांति के कारण आए हैं। तो अच्छे से ध्यान रखना, कृषि आधारित उद्योगों का विकास हो पाया है, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आपके जो किसान ऐसे ही व्यर्थ बैठे रहते थे, वर्षा होने पर भी, ठीक है, फसल नहीं बो पाते थे, आधा खेत खाली रहता था। अब धीरे धीरे वो हरित क्रांति के कारण पूरे खेत में कृषि की जाने लगी, तो जो किसान व्यर्थ बैठे रहते थे वो भी वापस कृषि में संलग्न हुए। और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में क्या हुआ, रोजगारों में वृद्धि हुई। अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सकारात्मक पॉइंट है। और आपके इसी पॉइंट के आधार पर एक आपके कृषि वैज्ञानिक हुए या कृषि प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर दंतेवाला। ठीक है, इनका कथन आया हुआ है कि प्रोफेसर दंतेवाला ने कहा कि हरित क्रांति ने हमें सांस लेने का समय दिया और आज उसी की वजह से जिंदा है, नहीं तो हरित क्रांति नहीं होती तो आज भारत की पता नहीं क्या स्थिति होती। ठीक है, तो ये प्रोफेसर दंतेवाला कहते हैं कृषि ने हमको या हरित क्रांति ने हमको क्या दिया, सांस लेने का समय दिया। और आपके पेदाक ब्रदर्स ने जो माल्थस का सिद्धांत बताया था उसको जुटला दिया हमने, ये हमारी ताकत है हरित क्रांति की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये कृषि में भारी वृद्धि हुई, किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ, आत्मनिर्भर बन पाए हम खाद्यान्न में, पुनर्निवेश किया जाने लगा कृषि में वापस, कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों में वृद्धि हुई। ये सब के सब क्या है आपके, ये सब के सब कृषि से सकारात्मक परिणाम है, अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब कृषि से नकारात्मक हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम क्या हुए आप देखते हैं, या प्रभाव क्या पड़े। तो आप देखोगे इसके नकारात्मक परिणाम जो हुए बहुत ही घातक हुए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके इसमें मुख्य रूप से मैंने बोला अनाज वाली फसलों पर ही फोकस किया गया था, और अनाज वाली में भी मुख्य रूप से गेहूं और चावल पर फोकस किया गया। तो ये ध्यान रखना, हम इन दोनों फसलों में तो बहुत ज़्यादा उत्पादन करने लगे, लेकिन हमारे यहाँ जो दलहन उत्पादन होता था, जो तिलहन की फसलें उत्पादित होती थी, जो मोटा अनाज वाली फसलें उत्पादित होती थी, वो सारी की सारी फसलें पीछे छूट गई। और आज देखते हो आप, हम वापिस उनकी ओर अग्रसर हो रहे। क्यों, उनमें उच्च मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई दिखाई देने लगती है। जहाँ गेहूं चावल 20 से 50 रुपये किलो के 20 से 25 रुपये किलो के बीच झूलते हैं, वहीं आप दालें देखो 150-150, 200 रुपये किलो हो जाती है। तेल देख लो आप 250 रुपये किलो हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो इसका दुष्परिणाम रहा है। हमने केवल कौन सी फसलों पर फोकस किया है, अनाज वाली, और अनाज वाली में भी गेहूं चावल। इसलिए बहुत सारे तो इस क्रांति को हरित क्रांति नहीं कहते, इसको गेहूं चावल क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके लिए व्यंग्य कसते हैं बहुत सारे। तो ध्यान रखना, सीमित फसलों पर ही फोकस किया गया इसमें, और बाकी फसलों में महंगाई के कारण आज भी हम जूझ रहे हैं। फिर सीमित प्रदेश तक ही सीमित रही थी ये, आपको पता होना चाहिए। भारत के कुछ क्षेत्र थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, कुछ बंगाल, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, वहीं तक ये सीमित रही। क्यों सीमित रही, क्योंकि वहीं तक सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, वहाँ के किसान भी थोड़े संपन्न थे, जोखिम लेने में पर्याप्त उन्होंने
संलग्नता दिखाई और उनके पास कृषि उपकरण भी थे। आज भी देखते हो आप सबसे ज़्यादा आंदोलन वही किसान करते हैं, तो उनके पास सारी चीज़ें उपलब्ध थी पहले से थोड़ी बहुत, और आपके ऐतिहासिक कारक में वहाँ पहले से नहरें निर्मित थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक बना के चला गया था, तो उस क्षेत्र में ये क्या रही है आपके प्रभावित रही। बाकी भारत का लगभग 60 से 70% क्षेत्र इससे पूरा अभावग्रस्त रहा। उस क्षेत्र में वो की वही कंडीशन रही, और केवल इस 30-40% क्षेत्र ने आपके भारत में खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरी कर दिया। ठीक है, तो ये सीमित प्रदेश तक ही रही है, इसका नकारात्मक प्रभाव रहा, क्योंकि यहाँ के किसान तो संपन्न हो गए। ठीक है, इनकी आर्थिक दशा में तो सुधार हुआ, लेकिन बाकी क्षेत्र के किसान पीछे ही छूट गए। वो आज भी अपनी बाढ़ देख रहे हैं कि हम जैसे तैसे उभर पाए। आज भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। मध्य प्रदेश में देखोगे बुंदेलखंड में किसान आपके भूखमरी और गरीबी से जूझ रहे हैं, कुपोषण से जूझ रहे हैं। किसके कारण? इसी हरित क्रांति के दुष्प्रभाव के कारण, क्योंकि कहाँ तक रही? सीमित प्रदेशों तक ही सीमित रही है। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। क्षेत्रीय असमानता में आप देखोगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे तो राज्य तो आपके इस कृषि क्रांति से आगे बढ़ गए, और वहाँ पर देखोगे आज वो भारत के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़े हुए हैं। लेकिन आप देखोगे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्य आज गरीबी भूखमरी से जूझ रहे हैं। क्यों? इसी क्षेत्रीय असमानता के कारण ये क्षेत्र आगे बढ़ गए, अमीर हो गए, बाकी आपके जो क्षेत्र थे वो पिछड़े रह गए। यहाँ तक कि राज्य में भी असमानता उत्पन्न हो गई। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश देखोगे, पूर्वांचल जिसको इलाहाबाद वाला क्षेत्र, तो पूर्वांचल आज गरीबी से जूझ रहा है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है देखोगे आज समृद्ध संपन्न है। इसलिए वहाँ पर अलग राज्य की भी मांग उठ रही है कि उसको अलग कर दिया जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूर्वी उत्तर प्रदेश गरीबी से जूझ रहा है, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान देखोगे आप संपन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हो गई राज्य में भी। जैसे उत्तर पूर्वी राजस्थान देखोगे आपके हनुमानगढ़ वाला जिला जो है ऊपर वाला, ठीक है, वहाँ देखोगे तो आपके राजस्थान के किसान संपन्न हो गए, लेकिन आपके दक्षिण वाला जो राजस्थान है वहाँ के किसान देखो वहाँ आज भी जनजातियाँ भूखमरी से, अब गरीबी से जूझ रही है, कि वहाँ पर किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। फिर सामाजिक आर्थिक विषमता में भी वृद्धि हुई। ठीक है, क्यों? जब मैंने बताया क्षेत्रीय समानता यहाँ पर संपन्न हुई है, किया है, तो यहाँ पर किसान तो अमीर हो गए, लेकिन बाकी क्षेत्र के किसान क्या रह गए? गरीब रह गए। तो उसके कारण वहाँ की सामाजिक आर्थिक विषमता उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? वहाँ के किसान संपन्न, इधर के किसान गरीब, वहाँ की लोग अधिक अमीर, यहाँ के लोग अधिक गरीब, तो दोनों में क्या हो जाएगा? विभेद हो जाएगा। और आज ये विभेद भारत में बहुत चीज़ों को उत्पन्न, नक्सलवाद की समस्या को भी इसी ने उत्पन्न किया है। यहाँ तक कि और भी जो विभेदीकरण की व्यवस्था आई है भारत में उभरी है, वो इसी के कारण भी उभर पाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ किसान आर्थिक स्थिति की विषमता के कारण गरीब रह गए, जबकि कुछ क्षेत्रों के किसान जो थे, जहाँ जहाँ हरित क्रांति का क्षेत्र रहा, वहाँ ये अमीर हो गए थे। ठीक है, ध्यान रखना। फिर पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं में वृद्धि हुई। पहले हमारे यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण जैसी कोई समस्या देखी नहीं जाती थी, लेकिन इस हरित क्रांति ने मृदा अपरदन की समस्या को उत्पन्न कर दिया, और जहाँ जहाँ हरित क्रांति हुई वहाँ मृदा प्रदूषण इतना हो गया कि वहाँ की मिट्टी जो है अम्लीय हो गई है या क्षारीय हो गई है, और उसके लिए आपके वापिस जो किसान हैं वो उस चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, वहाँ उत्पादन कम होता जा रहा लगातार। और फिर देखोगे जल, आपके उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया गया, वो आपके जल में घुलते गए, और आपके जल भी प्रदूषित हो गया। यहाँ भूमिगत जल भी प्रदूषित हो गया और सतही जल भी प्रदूषित हो गया। ठीक है, आप पढ़ोगे। और फिर वायु, आप देखोगे जहाँ क्षेत्र संपन्न थे वहाँ किसानों के पास उपकरण अच्छे हो गए, तो उन्होंने गेहूं की कटाई वगैरह, चावल की कटाई ऊपर से की जाने लगी। और आप देखोगे पराली की समस्या आज भी भारत में एक प्रमुख समस्या है। जैसे ही सर्दियाँ आती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली के चारों ओर पराली जलाते हैं, और वो पराली वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण बनती है, और दिल्ली की जनसंख्या उसमें दम घुट के कारण हालत खराब में आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इन्होंने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को उत्पन्न किया। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास जमीन थी थोड़ी बहुत, वो किसान तो संलग्न हो गए, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं थी और जिनके पास पैसे नहीं थे, वो किसान और गरीब होते गए, और वहाँ बेरोजगारी उभरी, और बेरोजगारी के कारण शहरी पलायन हुआ। लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, और शहरों में नई नई समस्याएं उभर कर आने लगी। हम आगे पढ़ेंगे सारी समस्याएं कौन कौन सी है।
ठीक है, तो ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य और पोषण स्तर में गिरावट आई क्योंकि हमने संकर बीजों का उपयोग किया। वो न तो प्रोटीन ना तो उनमें प्रोटीन था अच्छा, न कार्बोहाइड्रेट था, न पोषण युक्त उसमें आपके विटामिन या ना ही आपके क्या थे फाइबर था। तो इसके कारण क्या हुआ, आपके जो कमज़ोर होते गए आज के लोग और पुराने समय के लोग देखे, पुराने समय के लोगों को सामान्यतः बीमारियाँ नहीं घेरती है, ठीक है, ना वो हट्टे गट्टे होते हैं। लेकिन आज के लोग देखोगे दुबले पतले हैं, ठीक है, किसके कारण, आपके जब आप संकर बीजों को खाओगे तो यही कंडीशन हो पाएगी। तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव हुए, या हम कह सकते हैं ये हरित क्रांति के दोष है जिसने आपके पूरी व्यवस्था को गड़बड़ा दिया है, ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे इसी हरित क्रांति के दोषों को दूर करने के लिए हरित क्रांति का द्वितीय चरण शुरुआत करते हैं। और द्वितीय चरण से भी पर्याप्तता या हमें समाधान नहीं मिलता तो फिर हम द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत करते हैं। तो द्वितीय चरण की शुरुआत कर रहे हैं। और द्वितीय चरण की शुरुआत हम कब करते हैं, 1987 में यह पूछा गया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत करते हैं द्वितीय चरण की हरित क्रांति के। और जो भारत के सीमित क्षेत्रों में थी ये, फिर इसका विस्तार किया जाता है, भारत के 169 जिलों तक विस्तारित किया जाता है। और जिस समय ये केवल खाद्यान्न फसलों पर आधारित थी, उन खाद्यान्न के अतिरिक्त दलहन तिलहन जैसी फसलों पर और बागानी जैसी फसलों पर भी क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और सिंचाई के पहले केवल नहरों से की जा रही थी, नहरी क्षेत्र में ही संपन्न रही है। तो सिंचाई के अतिरिक्त साधनों पर बल दिया गया, जिसमें मोटर पंप पर सब्सिडी दी जाने लगी किसानों को, और भूमिगत जल का दोहन यहाँ से और प्रारंभ होने लगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे द्वितीय चरण में हमने प्रारंभ किया। जो जो चीज़ें कुछ छूट गई थी और उत्पादन हमारा बढ़ा फिर, लेकिन वास्तव में हम यहाँ नहीं पहुँच पाए वापस भी, और आज भी इससे जूझ रहे हैं। और इसी से जूझते हुए आपके फिर 2004 की स्थिति आती है। और 2004 में आपके एक राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया जाता है MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। और ये सिफारिश करता है कि अब हरित क्रांति बहुत हो गई, हमने इसके बहुत सारे दोषों को झेल दिया है, भारत की एक पूरा जनसमूह इससे क्या होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। अब ना इसने पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न करी है, पोषण युक्त समस्याएं भी उत्पन्न करी है, स्वास्थ्य समस्या भी उत्पन्न करी है। अब आवश्यकता है कि हम इस क्रांति को से पीछे हटे, और हमें अगर दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करनी है, ठीक है, तो हमको धारणी कृषि की ओर बढ़ना पड़ेगा, अर्थात सदाबहार हरित क्रांति की ओर बढ़ना पड़ेगा। और यही सदाबहार हरित क्रांति को द्वितीय हरित क्रांति के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये द्वितीय हरित क्रांति के रूप में हमने शुरुआत करी सदाबहार हरित क्रांति की। इसको धारणी कृषि भी कहा गया, क्योंकि हमने जो हरित क्रांति की शुरुआत करी थी वो कुछ समय तक तो अच्छा उत्पादन देने लगी, लेकिन अब पता चल रहा है कि हमें आपके लुधियाना यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में पाया है कि अगर किसी एक हेक्टेयर ज़मीन में आपको पिछले साल 15 क्विंटल गेहूं हुए थे और इस बार फिर 15 क्विंटल गेहूं प्राप्त करना है, तो अगर पिछले साल आपने 50 किलो उर्वरक डाला था तो इस बार उसको बढ़ाकर 60 किलो करना पड़ेगा, तभी 15 क्विंटल होंगे, नहीं तो आपके उत्पादन क्या होता है, गिरावट हो जाएगा। और यह कंडीशन अगर लगातार बनी रही तो जो उत्पादन आज बढ़ा है वो वापस अपने शून्य स्तर पर चला जाएगा। इसलिए हम किस पर जाना चाहेंगे, अब आपके हरित क्रांति पर जाना चाहेंगे। कौन सी वाली, सदाबहार, धारणी या द्वितीय हरित क्रांति। और इसकी शुरुआत 2004 में सिफारिश की जाती है और 2006 में शुरू की जाती है। तो ये एग्जाम में पूछा गया, अच्छे से ध्यान रखना है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं, तो वही विशेषता जो वहाँ दोष था उन दोषों को दूर करने के लिए लाई गई। सबसे पहले जैविक या कार्बनिक कृषि को ध्यान में केंद्रित रखा गया। क्यों, हमने रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का इतना उपयोग कर लिया कि हमारी जितनी भी व्यवस्था थी, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे मृदा हो, सारी प्रदूषित हो चुकी थी। तो हमें वापस जैविक उर्वरकों की ओर लौटना पड़ा और हम कार्बनिक कृषि की ओर ध्यान केंद्रित करने लगे। और अब लगातार इसकी ओर बढ़ रहे हैं हम जैविक कृषि की ओर। इस जैविक कृषि में जैविक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, न कि रासायनिक का ध्यान रखना है। फिर कंपोस्ट खाद, जो हमारे किसान पुराने समय में कंपोस्ट खाद अर्थात गाय के गोबर और सड़ी गली चीज़ों से बनी खाद का उपयोग करते थे, हमने उसको दूर कर दिया। लेकिन बाद में पाया गया कि ये फसलों के लिए सबसे उपयुक्त खाद थी। ये न केवल NPK की समस्या को निजात दिला रही थी, बल्कि ये जमीन की पोषक क्षमता को भी वृद्धि बनाए रख रही थी। और वापस इसकी ओर लौट रहे हैं हम, वापस धीरे धीरे कंपोस्ट खाद जो केंचुओं के माध्यम से बनाई जाती है गोबर से, ठीक है, उसकी ओर लौट रहे हैं हम। फिर जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों और जैविक बीजों का उपयोग।
अब हम लोगों ने बहुत संकर बीजों का उपयोग कर लिया, बहुत रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग कर लिया। अब वापिस जैविक बीजों की ओर लौटने की आवश्यकता है, जो आपके क्या कम पानी में भी उत्पन्न हो जाए। तो हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, कम जल आधारित फसलों पर बल दिया जाने लगा, अर्थात ऐसी बीज जो कम जल में भी हो जाए। क्यों? आपके भूमिगत जल पूरी तरह खराब तो हो ही चुका है और बहुत गहराई में भी चला गया है, और यही स्थिति रही तो भारत में एक समय आएगा भूमिगत जल नहीं बचेगा। सतही जल भी प्रदूषण भी हो चुका है और वर्तमान में लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसके कारण हम कम जल आधारित फसलों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें मोटा अनाज, दलहन, तिलहन जैसी कुछ फसलें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं फसलों के आधार पर हम अब द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार हरित क्रांति को बढ़ा रहे हैं। फिर अगला देखोगे, मिश्रित और संयुक्त कृषि पर बल। आपके पहले क्या, हम एक फसली पे आ गए धीरे धीरे। आपके एक क्षेत्र में केवल गेहूं बोया जाने लगा, केवल चावल बोया जाने लगा, ठीक है। अब जबकि आपके पुराने जो किसान होते थे वो 5-5 फसल एक साथ लगाते थे या 12-12 फसल एक साथ लगाते थे, जिसको 12 अनाजा भी कहा जाता है या पंच अनाजा भी कहा जाता है। इसमें क्या है, गेहूं के साथ सरसों डाल दिया तो आपके सरसों तिलहन का काम कर लेगा और गेहूं किसका काम कर लेगा, अनाज का काम। तो आपके खाद्यान्न में अनाज तो मिल गया और सरसों से तिलहन भी मिल जाएगा। और इसके साथ मटर डालते थे तो मटर से आपके दलहन भी मिल जा, तो इससे प्रोटीन भी मिल गया, इससे वसा मिल गई और इससे कार्बोहाइड्रेट मिल गया। देखो, तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों चाहिए, तो हम किस फसलों को, मिश्रित कृषि की ज़रूरत है, ठीक है, जो बहुत सारी फसलों को एक साथ बोया जाए। और साथ ही साथ संयुक्त कृषि, अर्थात हमारा यहाँ पर जो कृषि थी उसके साथ पशुपालन को किया जाता था। गाय और बैल किसान की क्या थे, परिभाषा थे आपकी, वो दूर होते गए। तो वापस उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उनके बचे जो अवशेष होते हैं या उनका जो अपशिष्ट होता है उनका वापस खेतों में उपयोग किया जा सकता है, ध्यान रखना है। फिर फसल चक्रण पर ध्यान, हमने क्या किया, गेहूं को गेहूं की जगह बोते ही जा रहे हैं हर साल, चावल को चावल की जगह बोते ही जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, मृदा पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, उसकी उर्वर क्षमता क्या नष्ट हो चुकी है। तो फसल चक्रण पर बल दिया जाने लगा वापिस। फसल चक्रण मतलब पिछले साल अगर वहाँ पर गेहूं बोए थे तो वहाँ पर इस साल कुछ अनाज वाली फसल की जगह दाल वाली फसल बोओगे आप, या तिलहन वाली फसल बोओगे, ठीक है। तो आप फसल को परिवर्तित कर करके या बीजों को परिवर्तित करके बोते हो, तो फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वर क्षमता बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम वापस किसमें अपनाने जा रहे हैं, द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार हरित क्रांति या धारणी हरित क्रांति में, ठीक है। और फिर स्वास्थ्यवर्धक पोषक युक्त फसलों पर बल दिया गया। स्वास्थ्यवर्धक पोषक युक्त फसलें, जो आपके पूरी तरह जो फसलें नष्ट हो चुकी थी, जिनसे हम लगातार आपके गर्त में जाते जा रहे थे, पता चल रहा था, अब वापस हम उन्हीं की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें मोटा अनाज तो ही है, जिससे हम बाकी चीज़ें, और मैंने बोल ही दिया ये चीज़ें भी उत्पादित करोगे तो बाकी सारी चीज़ें प्राप्त होगी और बीज आपके अच्छे होंगे, आप बढ़ोगे। अभी आप बाज़ार में जैविक बीज खरीदने जाते हो किसी चीज़ के तो कितने महंगे होते हैं, ठीक है। आप एक किसी से जैविक चना खरीदना और सामान्य चना खरीदना, जैविक चना 100 रुपये किलो तो सामान्य चना 50 रुपये किलो मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो जैविक है, उसमें रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का कंटेंट नहीं है। और इसी हरित क्रांति के कारण हम क्या हुए थे, बहुत कुपोषित हो चुके थे, स्वास्थ्यवर्धक समस्याएं नहीं, कैंसर की समस्या है ना, कुपोषण के बच्चे, खाना केवल कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे हैं, प्रोटीन और वसा तो है ही नहीं, तो लोग लगातार बीमार होते जा रहे हैं, विटामिन है ही नहीं। तो अब वापिस इस ओर लौट रहे हैं हम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा पर बल ध्यान केंद्रित किया गया या बल दिया गया, क्योंकि हरित क्रांति उन्होंने आपके खुद MS स्वामीनाथन ने बोला कि ये ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि ये वापिस रिटर्न जीरो में आ जाएगी। अब हमें आवश्यकता है कि हरित क्रांति को हम छोड़े और सदाबहार हरित क्रांति की ओर बढ़े, और उन्होंने कथन के आधार पर ही हम दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा को प्राप्त कर पाए, नहीं तो भारत फिर भुखमरी के संकट से जूझने लगेगा। तो ये सारी की सारी शुरुआत द्वितीय हरित क्रांति में की गई और MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग गठित किया गया था, उसी की सिफारिश के आधार पर इसकी शुरुआत की गई। इन्हीं MS स्वामीनाथन के हरित क्रांति और सदाबहार हरित क्रांति में योगदान के कारण अभी हाल ही में सरकार ने इनकी देहांत के बाद इनको भारत रत्न दिया है। आप सभी जानते हो, करंट अफेयर्स में चर्चा में थे, तो ध्यान रखना है। तो ये हुआ आपके क्या, इनका हरित क्रांति का कुछ पूरा डिटेल्स, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत होती है कहाँ से, फिर विशेषताएं क्या, प्रथम चरण में
द्वितीय चरण में क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, इसके प्रभाव क्या क्या पड़े, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पढ़ लिए हमने, ठीक है, और सदाबहार हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई और इसके क्या क्या विशेषताएं थी वो, या इसके कौन कौन से चरण बिंदु थे वो पढ़ लिए हमने। अब हम पढ़ते हैं कुछ कृषि के नए प्रकार, ठीक है, जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा में, अच्छे से ध्यान रखना है, छोटे छोटे फैक्ट है, अच्छे से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बनेंगे, मेंस में भी बनेंगे 101%, ठीक है। देखते हैं, चलिए आ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कृषि की, या ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, जैविक कृषि या कार्बनिक कृषि, ठीक है। इस कार्बनिक कृषि में हम जैविक उर्वरकों और कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं, न कि रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का नहीं करते हैं, तो यह ध्यान रखना है। इसी को हम कार्बनिक कृषि के नाम से जानते हैं। विश्व में शुरुआत इसकी 1930-40 में होती है, लेकिन भारत में मुख्य रूप से 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत होती है। आप कमेंट सेक्शन में बताना 10वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, उसी समय इसकी शुरुआत होती है, ध्यान रखना है। और इसके पूर्णतः अपनाने वाला आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कौन सा राज्य है, सिक्किम है, जिसने पूर्ण रूप से कार्बनिक खेती का अनुसरण कर लिया। अभी हाल में बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य भी चर्चा में रहे हैं, जो किस ओर लौट आए हैं, पूरी तरह से कार्बनिक कृषि की ओर लौट आए हैं। याद रखना है आपको करंट अफेयर से, लेकिन पहला राज्य तो कौन है आपका, सिक्किम ही है, ठीक है। तो इसमें हम कार्बनिक कृषि में जैविक उर्वरकों और जैविक कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, न कि रासायनिक का, ध्यान रखना। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि। दूसरा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसको हम शून्य लागत कृषि, प्राकृतिक कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक नई अवधारणा है। इसमें क्या किया जा रहा है आपके, अच्छे से ध्यान रखना है, कृषि में उर्वरकों रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को घटाकर जो बाहरी लागत आती है कृषि में, उसको शून्य स्तर पर लाना है। हम जो भी लागत बाहर से लाकर लगाते हैं, इतने सारे 10,000 का आपके उर्वरक हो गया, 20,000 का कीटनाशक हो गया, पता चला फसल 25,000 की हुई है, लागत 30,000 की हो गई, ठीक है, तो हमको और घाटा ही हुआ किसानों को। तो इस प्रकार जो भी बाहरी लागत है उसको घटाकर शून्य लाना, और जो भी बाहर आपके घरों में जो यूज होते हैं आपके जैसे अपशिष्ट वगैरह बच जाते हैं, आपके गायों भैंसों की गोबर की खाद होती है, ऐसी चीज़ों का उपयोग करके कृषि करना ही क्या कहलाता है, आपके जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहलाता है। और भारत में एग्जाम में पूछा गया किस राज्य, कौन सा पहला राज्य है जिसने इसकी शुरुआत करी है, तो आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत, अर्थात शून्य लागत कृषि, प्राकृतिक कृषि की शुरुआत करी है। और इसमें बाहरी लागत को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, जीरो किया जा रहा है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर सिक्किम याद रखना है। अब आ जाता है ई फार्मिंग या ई कृषि जिसको बोला जाता है। इसमें कुछ भी नहीं है, जब भी इंटरनेट आधारित सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि की जाती है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, आपके ई कृषि कहते हैं, जिसमें तकनीकी और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे मौसम की सूचना क्या रहेगी, कौन सी फसल समय पे बोना चाहिए, किस समय सिंचाई किया जाना चाहिए, ये सब किसान आजकल नेट पे देख देख के फसल को बोते हैं, किस मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाएगी, इस बार मौसम कैसा रहेगा तो कौन सी फसल बोए, ये सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल करके आज जो कृषि की जा रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ई कृषि बोल रहे हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। और लास्ट बचा आपका कौन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं संविदा कृषि, ठीक है। ये आपके जो किसानों के जो थोड़े टाइम पहले जो बिल कैंसिल हुए हैं उसमें जो एक बिल आए थे, 3 बिल, ठीक है, संशोधन बिल थे, उसमें एक संविदा कृषि संबंधित बिल भी था, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, फसल की बुआई और कटाई से पूर्व किसी संस्था जो खरीदार होती है और कोई जो किसान होता है उनके मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, कुछ दाम तय करके कि इस दाम पर मैं आपकी फसल खरीदूंगा, किसान भी उससे राजी हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अर्थात देखो, फसल बुआई पूर्व किसी किसान और व्यापारी व्यक्ति या संस्था से किया गया समझौता कहलाता है आपके क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जैसे आपके कुछ कंपनियां हैं, सुभिक्षा, ठीक है, पेप्सिको गुजरात में आलू की चिप्स की बनाती है, ये रिलायंस फ्रेश, बिग एप्पल, ये सारी कंपनियां पूछी गई हैं। ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनियां हैं जो किसानों से सीधा पहले क्या कर लेती है, आपके समझौता कर लेती है, और आपके ध्यान रखना है यहाँ से आपका जो उत्पादन होता है वो पहले ही तय हो जाता है, कुछ भी उत्पादन हो हमको इतना पैसा दिया जाना चाहिए, और
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है आपका? तमिलनाडु है, एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे फैक्ट भी है आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और यहाँ से मेंस में भी 2 नंबर और आपके नया सिलेबस के अनुसार 7 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छे से याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए, ये हमारा आपका कृषि संबंधित पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।